ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद फिर हम लोग मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तब तक अगर आप लोग थोड़ा सा थ्योरी भी रिवीजन कर लेंगे, नोट्स वगैरह भी हम पहले भी ग्रुप में भेजे हुए थे। अगर आप लोग में से बहुत कोई न्यू है, क्योंकि ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं तो बहुत कम ही ज्वाइन होता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है मनीष, आवाज़ आ रही है, ओके। कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो ना साउंड वगैरह में, तो मतलब मैसेज कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, या माइक अनम्यूट करके बोलिएगा, है ना। हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम या समथिंग, कभी भी कुछ ऐसा हो तो, या दिखाई नहीं दे अच्छे से, ऐसा कुछ भी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मल्टीपल सिलेक्ट हम लोग करेंगे ईयरली। तब तक आप क्या कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको मतलब थ्योरी को भी थोड़ा पढ़िए, जो कि आपको ऐप में भी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी मिल गया होगा, और नोट्स वगैरह को भी कंप्लीट कीजिए, ठीक है, जहाँ तक होगा। कोई दिक्कत होगा या पीडीएफ चाहिए होगा तो वो फिर ग्रुप में भी सेंड कर देंगे, कई बार सेंड कर चुके हैं, दोबारा भी कर देंगे अगर किन्हीं के पास नहीं होगा तो। चलिए हम लोग 2016 का आज हम लोग किसको देखते हैं, जून वाले सेशन है उनको कंप्लीट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो हम लोग नाम देते हैं लेक्चर, ऐसे देखा जाए इसके लिए तो लेक्चर 20 है। लेक्चर कितना है, 20, ठीक है। तो लेक्चर 20 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है, लेक्चर 20 का मल्टीपल चॉइस है, ट्राई करते देखिए। ये कौन सा है, 2016 के है ना, यहाँ 1 लिखा हुआ है, फिर नीचे 2 है। एक मिनट, 2016 के क्वेश्चंस, सी एस एन एट पी वाई क्यूज, जून तो दिसंबर 2016 कहाँ है, दिसंबर 2016 है ही नहीं। ये ये तो 2 वाले हैं, क्या चल रहा है, लगता है जून वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये तो 2 वाले हैं। और इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, पहले लिखा हुआ था यहाँ पे जून, इसलिए ये डाउनलोड किए थे नेट से ही, क्योंकि पुराने क्वेश्चन है। 2020 के बाद के क्वेश्चन ऑफिशियल हैं, ये एक्चुअली ऑफिशियल ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रीअरेंज किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, चलिए जो भी है इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। फिर 2017 जून दिसंबर 18 इस तरह से करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग 20 नंबर से क्वेश्चन से, यानी कि यूनिट 1 का जो रहेगा। आप लोग भी आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। सॉरी 21 से स्टार्ट होगा ना, 21 से आप लोग भी आंसर कीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग थ्योरी को भी लेते चलेंगे, कि अच्छा इससे, अच्छा सॉरी, इंग्लिश चलो, इससे रिलेटेड और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे, ठीक है। ये चीज़ें बाकी आप लोग भी थोड़ा सा बताइएगा कि एक क्वेश्चंस को बनाने का अगर आपको अलग अलग मेथड, तरीका, वे पता है तो कैसे डील करना है वो बताइए, तो अच्छा लगेगा, उसे पढ़ने में भी मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। हम लोग यूनिट 1 में पूरा का पूरा जो पॉइंट से टोपोलॉजी है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, उनको सीक्वेंस, सीरीज, इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपके लीनियर अलजेब्रा वाला पूरा पोर्शन जितना हम पढ़ाए हुए थे उतना अच्छे से करेंगे। फंक्शंस वगैरह भी जितना होते जाएगा उतना करते जाएंगे। किसी भी यूनिट 1 को ही देखें ना तो अप्रोक्स 130 मार्क्स के, तो बहुत बड़ा है, तो सारा को डिस्कस नहीं करेंगे, जितना आप लोग पढ़े हुए हैं या जितना का नोट्स आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऐप में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट है, बस कुछ फंक्शंस वाले को छोड़ के, ठीक है। तो वहां तक के हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल रहता है, आपको सिर्फ थियोरेटिकल पोर्शन को एक बार थोड़ा सा देखना होगा, तो आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर नोट्स नहीं है पॉइंट से टोपोलॉजी, काउंटेबल अनकाउंटेबल का, तो हम ग्रुप में सेंड किए हुए थे, ज़्यादा पेजेस के नहीं है, बट 2 क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं मल्टीपल चॉइस में, या एक क्वेश्चन मल्टीपल सिलेक्ट में, जो कि बहुत आसान रहता है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपके 2 मिनट्स मैक्स है समझने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को। जैसे कि इसी क्वेश्चन को देखते हैं, हर साल एक ना एक पूछता है। एक्स क्या है, ये सीक्वेंस का कलेक्शन रखता है, सीक्वेंस 2 नंबर से ले सकते हैं, मेंबर ले सकते हैं, या तो 0 या 1, और एन आपके कहाँ से, नेचुरल नंबर, क्योंकि सीक्वेंस अगर ये है तो इसका डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है।
तो अगर हम लोग नॉर्मली एक्स को देखेंगे वो क्या हुआ, एवरी सीक्वेंस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। जब मतलब एक आप फंक्शन रख रहे हो सच दैट फंक्शन आपका कहाँ है, नेचुरल नंबर से आपके पास दो एलिमेंट है 0 और 1, यही है। कुल मिला के इसी बात को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कुल मिला के इसी बात को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस अगर आप ले रहे हो तो उसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, और आपका रेंज सेट क्या है, दो एलिमेंट है 0 और 1। तो आपने एक फंक्शन लिया जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और 0 1 है ना। एवरी दिस इज ए सीक्वेंस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए फंक्शन। अब इसका कार्डिनलिटी देखें तो कार्डिनलिटी कहने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना एक्स के पास। तो इसका कार्डिनलिटी दिया जाएगा, आपका जो कार्डिनलिटी है यहाँ पे इनका कार्डिनलिटी कितना होगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ पे कितने होंगे। तो यहाँ पे है दो, 2 पर पावर n के कार्डिनलिटी। अब नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी हम लोग नेचुरल नंबर में कितना है, तो 1 2 3 4 है तो इनफाइनाइट, लेकिन नेचुरल नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं काउंटेबल इनफाइनाइट, जिसका कार्डिनलिटी जो होता है आपका होता है अलिफ नॉट। क्या होता है कार्डिनलिटी, अलिफ नॉट, ठीक है। तो ये चीज है। तो x का कार्डिनलिटी हो जाएगा 2 पर पावर कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज 2 पर पावर एलिफ नॉट। और 2 पर पावर एलिफ नॉट जो होता है इसको लिखते हैं हम लोग क्वांटिनम, ठीक है। ये सिंपल से हम लोग लिख देते हैं, सी नोटेशन होता है, ये हो जाता है आपका अनकाउंटेबल, ठीक है। ये आपके सिमिलर हो जाते हैं कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर सिस्टम, सिमिलर हो जाता है कार्डिनलिटी ऑफ आर स्क्वायर, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये अनकाउंटेबल जिसका नोटेशन होता है सी देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिनम, ठीक है, कॉन्टिन्यूम। और इसको क्या कहते हैं, स्काई नॉट को कहते हैं अलिफ नॉट। अलिफ नॉट एक नोटेशन होता है काउंटेबल इनफाइनाइट के कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपका इसका मतलब क्या हो गया, x क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल सेट है, तो x इज अनकाउंटेबल, x इज अनकाउंटेबल। दो ऑप्शन तो आपको यहीं से हट गए, x काउंटेबल वाले खत्म। अब बचता है y काउंटेबल होंगे कि y अनकाउंटेबल होंगे, ये देखा जाएगा। अब आते हैं हम लोग y में, y क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा अगर आप लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल देख लेंगे ना, बहुत आसानी से ये इस तरह के क्वेश्चंस जो आप बना सकते हैं, थोड़ा थ्योरी देख लीजिएगा। अब चलिए y के बारे में, y बता सकते हैं कोई, क्या होना चाहिए y, वैसे सीक्वेंस लेना है कहाँ से, इसका वैसे सीक्वेंस लेना है जिसमें एक्शन सिर्फ वन है, एक्शन वन है फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मेनी एन, अधिक से अधिक आप जितना भी एन लेना चाहो उसके लिए सीक्वेंस का वैल्यू कितना है, वन है, ठीक है। इसका मतलब फाइनाइटली मेनी की जगह एन बराबर एम ले लेते हैं, जहाँ पे हम फाइनाइटली मेनी, इसका मतलब एक्स एम कितना हो गया, वन हो जाएगा, एक्स एम कितना हो जाएगा, वन। तो वैसे कलेक्शन करना है सीक्वेंस का, आपको तो ये पता चल गया ये अनकाउंटेबल है। व्हाट अबाउट वाई, वाई में वैसे कलेक्शन करना है, तो आपको पहले उसमें से आपको अलग करना पड़ेगा, उसमें से अलग करना पड़ेगा, तो कुछ मानना पड़ेगा इसमें, ऐसे तो नहीं होगा। वैसे सीक्वेंस का कलेक्शन को मानना पड़ेगा, तो हम लेते हैं यहाँ पे लेट लेट ऐसा कुछ क्या मान ले इसको, या लेट वाई, ठीक है, वाई वन, वैसे या वाई ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एक सेकेंड, ठीक है, वाई मान लेते जो दिया गया है उसी को। अच्छा एक मिनट, क्या हुआ मनीष, अच्छा सर मैंने रिसेंटली क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है लीनियर अलजेब्रा कवर करने के लिए, ओके। अच्छा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, चलो सही है, ठीक है। ऐसा डिजिटल बोर्ड पर भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हम आउट ऑफ पटना है फिलहाल के लिए, इसीलिए कुछ दिन क्लासेस भी ऑफ इसी वजह से था। तो 304 क्वेश्चन वाला असाइनमेंट ग्रुप में सेंड कर दीजिए। ये कौन सा असाइनमेंट है, अच्छा प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाला असाइनमेंट जो है वो तो होगा शायद। याद से, ठीक है, हम सेंड कर देंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम और भी है लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें कर सकते हो। और एक 304 या 305 क्वेश्चन वाले भी असाइनमेंट है, वो अच्छे असाइनमेंट है, जिसमें मैट्रिसेस से लेकर तुम्हारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस सब है। उसमें अच्छे क्वेश्चन है, देखने में लगेगा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन शानदार है, ठीक है। चॉइस मतलब आप
ऑप्शंस देखना सीख जाओगे, ठीक है। हम आज क्लास के बाद उसे भी हम सेंड कर देंगे, ठीक है ना। एक्चुअली है वो जेम के लिए, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम उसमें डाल के रखे हैं। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं वापस। ठीक है, ठीक है, हम ट्राई करेंगे वापस जब रिटर्न पटना होंगे तो डिजिटल बोर्ड पे फिर क्लासेस लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जैसे लिनियर अलजेब्रा में क्लास देखे होंगे ना, स्टार्टिंग के क्लास भी बोर्ड पे ही लेते हैं, उस तरह से ही ट्राई करेंगे। तो उससे ना कांटेक्ट अच्छा बनता है। अभी हम क्या है कि आउट ऑफ पटना है तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। आ, क्या बोलते हैं, अच्छे से ये नहीं हो पाता बैकग्राउंड मेरा। कोई बात नहीं, अब हम लोग वाई पे लेते हैं। ठीक है, तो वाई में क्या होता है, अधिक से अधिक। तो अगर किसी एग्जैक्टली एक फाइनाइट के लिए ले, एन का वैल्यू अगर यहाँ पे फाइनाइट लेते हैं, एटमोस्ट फाइनाइट, एन का वैल्यू अगर कोई भी फिक्स कर देते हैं, इसका मतलब वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक वैल्यू के लिए, तो मान लेते हैं ऐसा कोई ऐसा सीक्वेंस है जो कि कैपिटल एक्स में है, सच दैट कि आपकी इसका वैल्यू 1 है फॉर एग्जैक्टली 1 n के लिए, एग्जैक्टली 1 n। मतलब n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी किसी एक वैल्यू के लिए ये तो सीक्वेंस देगा ही। ठीक है, क्योंकि आपका कांस्टेंट सीक्वेंस बन रहा है। इसको हम लोग मान लेते हैं y, क्योंकि यहाँ ना मुझे लगता है ये काउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल का चांस तो कम है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड दो में से एक में किया है और अधिक से अधिक फाइनाइट के लिए 1 कर दिया, फिक्स कर दिया। तो ठीक है, फिर भी देखते हैं। लेट लेट लिनियर अलजेब्रा वाले अगर आप लेक्चर्स देखेंगे ना तो वहां से हम सारा ऑलमोस्ट करा चुके हैं। मतलब इतना तो है कि आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या जहां तक सीक्वेंस सीरीज पीएचडी पर आ चुके हैं आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, इतना तक तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, लेट एफ जो है आपका, अच्छा हाँ, y1 से लेते हैं हम लोग नेचुरल नंबर पे। y1 से लेते हैं अधिक से अधिक फाइनाइट के लिए है ना, y1 से नेचुरल नंबर लेते हैं और ऐसा फिर हम लोग लेते हैं दोबारा से। ध्यान से देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं। वाई एम बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, क्यों, क्योंकि आपका एक ही वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर फाइनाइटली एन है तो एन बराबर एम के लिए तो एक 1 देगा, तो 1 आपके नेचुरल नंबर में जाएगा ही जाएगा। बी ए सिक्वेंस, ठीक है, सच दैट सच दैट 1 इज एट किस में, mth प्लेस में है। 1 इज m प्लेस, अगर m प्लेस में है तो उसमें अगर हम लोग वाई एम का अगर हम फंक्शनल वैल्यू लेंगे तो m आएगा। mth प्लेस में 1 है, mth प्लेस में ध्यान रखिएगा, किसी एक के लिए अगर 1 है तो mth प्लेस के लिए कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। अगर ऐसा m आ जाता है किसी के लिए, देखिए एक कांस्टेंट ले रहे हैं, अगर कांस्टेंट में आया इसका मतलब 1 के लिए 1 चला जाएगा, 2 के लिए 2 चला जाएगा, 3 के लिए 3 चला जाएगा। तो यहाँ से हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि आपका जो मैप है, मैप जो हम फंक्शन लिए हैं y1 से नेचुरल नंबर के लिए, तो ये जो मैप है इस क्या हो जाएगा, 1 1। अगर 1 1 हो गया तो कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी इसका क्यों, कार्डिनलिटी ऑफ y1 कर देते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ y1, बेसिकली y1 लिखिए या y लिखिए फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही चीज को यह भी बोलता है एग्जैक्टली एटमोस्ट फाइनाइटली के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ y1 या कार्डिनलिटी ऑफ y, इसको y कर देते हैं। ठीक है, बात वही है। कार्डिनलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू हो जाएंगे कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि आपका 1 1 आ गया इन दोनों के बीच में, तो 1 1 आ गया तो कार्डिनलिटी या तो आपके y के बराबर हो जाएंगे या y के छोटा होंगे 1 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको पता है इसका मतलब हो गया कार्डिनलिटी ऑफ y जो लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी आपका a हो गया नेचुरल नंबर का एलिफ नोट, ये काउंटेबल इनफाइनाइट है। इसका मतलब इससे छोटा वाला का भी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, काउंटेबल इनफाइनाइट हो जाएंगे। दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ y इज क्या हो जाएंगे, काउंटेबल इनफाइनाइट, या काउंटेबल बोल सकते हैं। पता नहीं इनफाइनाइट होंगे कि नहीं होंगे, फाइनाइट में भी हो सकते हैं या इनफाइनाइट में भी हो सकते हैं, इतना तो पता है कि काउंटेबल आएंगे। काउंटेबल फाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल इनफाइनाइट। काउंटेबल में दोनों केस आता है, फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों। अनकाउंटेबल में एक ही केस आता है, इनफाइनाइट वाले। तो आपका ऑप्शन चला जाएगा ये वाला, ऑप्शन चला जाएगा ये। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नहीं होगा, एक के लिए फिक्स कीजिएगा, अनकाउंटेबल नहीं होगा। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा थ्योरी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसे क्या क्या किए हैं यहाँ पे। अगर आप थ्योरी पढ़े हुए हैं पीएचडी का, काउंटेबल अनकाउंटेबल, जिसमें हम बहुत अच्छा से अलग अलग क्वेश्चंस लेके दिखाए हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ग्रुप में भी पूछिएगा, तो हम नोट्स सेंड कर देंगे पीएचडी काउंटेबल अनकाउंटेबल का पीडीएफ वाला, जिसमें आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। टफ नहीं है, हम फिर से बोल रहे टफ नहीं है। मैट्रिसेस वाले तो खैर आप इजीली इजीली ही कर सकते हैं। हम अभी जस्ट देख रहे थे
क्लास स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट पहले इसी को कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं मैट्रिसेस वाले, इजीली आप कर सकते हैं। जैसे कि यही वाले पॉजिटिव डिफिनिट, नेगेटिव डिफिनिट, इनडिफिनिट, ये सारा हम करा चुके हैं। अब इसको बनाने का कई तरह का एक तरीका है। प्रिंसिपल लीडिंग माइनर्स देख के भी कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, आइगन वैल्यू निकाल के भी देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेटिक फॉर्म में। देखिए आपको हम बता देते हैं, हम जिसे पढ़ाए हुए हैं क्लास नोट्स में ही, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा नोट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्म वगैरह ऐसे ये है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का ही है, ठीक है। ए टू जेड पढ़ा चुके हैं अलग अलग तरीके से देखने के लिए। नेगेटिव क्वाड्रेटिक फॉर्म आइगन वैल्यू से निकाल सकते हैं, आइगन वैल्यू से बहुत आसानी से होता है। इंडिफिनिट के टाइप में यहाँ पे सारा चीजें हैं। ऑल आइगन वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव डिफिनिट, ऑल आइगन वैल्यू पॉजिटिव, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू जीरो, पॉजिटिव सेमी डिफिनिट, ऑल आइगन वैल्यूज नेगेटिव, नेगेटिव डिफिनिट, एटलीस्ट वन जीरो विथ नेगेटिव, नेगेटिव सेमी डिफिनिट, एटलीस्ट वन पॉजिटिव, एटलीस्ट वन नेगेटिव, इनडिफिनिट, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे ट्रेस, डिटर्मिनेंट, रेंज, रिलेशन सब कुछ किए हुए हैं। अगर आप आइगन वैल्यू से कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस को तो आप आइगन वैल्यू से कीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आइगन वैल्यू अगर आप इसका निकाल सकते हैं तो आइगन वैल्यू से कर दीजिए, बहुत आसानी से होगा। देख लीजिए आई तीनों आइगन वैल्यू का क्या केस है, तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नाइदर है, बस फटाक से हो जाएगा, 2 मिनट का काम है। अगर आपको इससे और आगे जाना है तो हम पढ़ा चुके हैं इससे क्या बोलता है, किससे, प्रिंसिपल लीडिंग माइनर से भी पढ़ाए हैं। ये सब मेरा क्लास नोट्स ही है, अलग अलग टाइप से देखिए। प्रिंसिपल अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं देता है ना तो उसका सिमेट्रिक पार्ट लेके बना लीजिए, ठीक है। क्या करना है, सिमेट्रिक पार्ट लेके काम करना है, ये चीजें ऐसे जनरली देता है। हाँ, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स भी देखिए। अगर सारा लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स हेयर नॉन और लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स, पहला हो गया, फिर 2/2, 3/3, 4/4, इस तरह से डिटरमिनर। ये रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म ये हो गया, एन वेरिएबल का हो गया सारा। अगर आपका पॉजिटिव है लीडिंग प्रिंसिपल माइनस तो पॉजिटिव डिफिनिट हो जाएगा। अल्टरनेट के साथ अगर पॉजिटिव है तो आपके नेगेटिव डिफिनिट हो जाएंगे। अल्टरनेट मतलब पहला वाला -a1 जो है पॉजिटिव, फिर a2 पॉजिटिव, फिर -a3 पॉजिटिव, अगर इस टाइप से है तो नेगेटिव डिफिनिट। ऑल लीडिंग प्रिंसिपल माइनस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिफिनिट। ये भी तरीका बहुत आसान होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये भी वे बहुत आसान होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस जो भी आएंगे एग्जाम में वो कर सकते हैं। तुम छोटा छोटा क्वेश्चन में फटाफट फटाफट बता सकते हैं कि कौन सा होगा। जैसे यही वाले मान लेते 2/2 का है, बताइए ये पॉजिटिव डिफिनिट है या नहीं है। तो A1 निकालिए 1/1 का, और A2 निकालिए, पता चला एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। तो ये तो काम नहीं किया, तो इसका आइगन वैल्यू से निकालेंगे। अब अगर बी नंबर के लिए देख ले, A1 और A2 दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिफिनिट हो गए, है ना। सी नंबर में देखते हैं एक नेगेटिव आता है, दोनों नेगेटिव हो गया, दोनों नेगेटिव हो गया, ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा, क्योंकि ये -A1 पॉजिटिव है, हाँ ठीक है, लेकिन A2 भी पॉजिटिव होना चाहिए था, A2 हो गया नेगेटिव, गड़बड़ हो गया। तो इस तरह से हम लोग कर चेक कर सकते हैं। दो केस है, नहीं सबसे अच्छा आइगन वैल्यू। तो बोलिए फटाफट किससे करना है। अगर इसका हम लोग लीडिंग निकाल के देखते हैं, A1 क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट होता है लीडिंग प्रिंसिपल माइनस, जैसे डिटर्मिनेंट हो गया तो 3, तो ये तो पॉजिटिव ही है। व्हाट अबाउट A2, डिटर्मिनेंट निकालिए, 3 -1 -1 2, कितना हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया 6 -1 5 ग्रेटर देन 0। व्हाट अबाउट A3, पूरा का डिटर्मिनेंट निकालिए, 3 -1 0 -1 2 -1 0 -1 3, बोले डिटर्मिनेंट कितना हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 6 -1 हो गया 5 प्लस 1 के साथ गया, फिर ये गए -3, और -3 तो हो गया, आगे हो जाएंगे फिर +0 खत्म, 15 हो गया -3 तो हो जाएंगे 12 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब A1 पॉजिटिव, A2 पॉजिटिव, A3 पॉजिटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है सो जो आपका मैट्रिक्स है, अगर इसको हम लोग A मान लेते हैं तो आपके A हो जाएंगे पॉजिटिव डिफिनिट। क्या हो जाएगा, A इज, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव डिफिनिट, बस खत्म। बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है। अब अगर इसको आइगन वैल्यू से निकालते हैं, मान लेते हैं कि आइगन वैल्यू से आप निकालना चाहो तो आइगन वैल्यू से निकाल सकती हो। तो लेमडा क्यूब हो जाएगा माइनस ट्रेस, ट्रेस कितना हो गया जी 6, और +2 8, लेमडा स्क्वायर, और माइनस प्लस कोफैक्टर निकालिए, बोलिए तो कोफैक्टर कितना हो जाएगा, ये गए
तो आप यहाँ से कीजिए, इसका गया ना, तो 6 माइनस 1 हो गया 5, ठीक है, फिर प्लस 2 के लिए करेंगे तो हो गया 9 माइनस 0, ठीक है, फिर प्लस 3 के लिए कर देंगे तो फिर 6 माइनस 1 हो गया 5, फिर हो गया लेमडा माइनस प्लस फिर माइनस, डिटर्मिनेंट कितना है जी, डिटर्मिनेंट इसका निकालिए 12, तो हो गया 12। अब इससे आइगन वैल्यू आपको निकालना है, ध्यान रखिएगा, लेमडा क्यूब माइनस 8 लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 10 प्लस 19 लेमडा माइनस 12 इक्वल टू 0। अब जब आप डिटर्मिनेंट निकालिए, ये आइगन वैल्यूज निकालिएगा, तो 3 आइगन वैल्यूज आएंगे, 3 आइगन वैल्यूज, क्योंकि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑल आइगन वैल्यूज रियल ही होंगे। ध्यान दीजिएगा, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, रियल, है ना। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी रियल। तो ये चीजें आपको यहाँ से हो गया, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से जब आप निकालिएगा ना, तो लैम्डा जो है यहाँ पे, लैम्डा 1 हो या लैम्डा 2 हो या लैम्डा 3 हो, पॉजिटिव आएगा। अब देखिए कौन सा आसान होगा एग्जाम में, अगर ये काम कर गया तो बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव, ये क्योंकि दो ही केस में काम करता है, या तो पॉजिटिव डिफिनिट या तो नेगेटिव डिफिनिट। अगर दोनों कट गया तो फिर वो कुछ भी हो सकता है ना, सेमी भी हो सकते हैं, इनडिफिनिट भी हो सकते हैं, लेकिन दो तो यहाँ से फटाक से निकल जाता है, नहीं तो ये तो सर्वो सर्वा है, इसमें तो सब कुछ एक साथ पता चल जाएगा। बस आइगन वैल्यू आपको निकालना है सेटिस्फाई करके। अब देखिए क्या क्या सेटिस्फाई करता है, यहाँ से आप उस हिसाब से काम कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज जैसे कि लैम्डा इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि -12 -8 होता है -20, और 19 प्लस 1 हो जाता है +20, तो इतना तो कंफर्म है लैम्डा इक्वल टू 1 सेटिस्फाई किया। फिर उसको कर दीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक्स आप निकाल सकते हैं, या हम ही कर देते हैं। देखिए हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, बट एक एक मिनट करके ये सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर लैम्डा इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करता है तो 1 से फटाफट कीजिए, है ना, डिवीजन एल्गोरिथम, 1 -8 19 -12, 0 हो गया, 1 प्रोडक्ट कीजिए, 1 -7 -7 प्रोडक्ट कीजिए, कितना हो गया 12, फिर हो गया 12 0। तो आपको पता चल गया यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 और लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा और +12 इक्वल टू 0। बोलिए यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 4 और 3 हो जाएंगे, है ना। और अगर 3 और 4 देते हैं, ऐड करने पे 7 और प्रोडक्ट कर देंगे तो 12, तो 3 4 हो गए। तो आपको एक 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ऑल आर ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो जाएंगे कि ए इज पॉजिटिव डिफिनिट, है ना। जिस भी मेथड से आपको दिमाग में आए एग्जाम में, आप उसको उसी मेथड से फटाक से बना लीजिए एग्जाम में, ठीक है, फटाक से बना लीजिए। हाँ बोलिए। अच्छा ये वाले पूछ रहे हैं, देखो क्या करना है ना, वही वही चीज है, अगर आपको डिवीजन एल्गोरिदम में एटलीस्ट अगर एक रूट आपको अगर पता चल जाता है, तो उस एक रूट से आप डिवीजन एल्गोरिदम मतलब उसका कोफैक्टर को डिवाइड कर सकते हो, उसके लिए ये चीज है। बट एटलीस्ट एक रूट आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर क्यूबिक को सॉल्व करना पड़ेगा, अलग अलग बहुत सारे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आते हैं। ठीक है, अगर आप एक रूट फाइंड कर लेते हैं, तो उसका जो कॉफिशिएंट है, जैसे क्यूब का कॉफिशिएंट को यहाँ लिखेंगे, फिर स्क्वायर वाले का लिखेंगे, फिर एक्स का लिखेंगे, मतलब लैम्डा है तो लैम्डा क्यूब का, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा का, और फिर कांस्टेंट वाला। अगर किसी एक का नहीं है, जैसे कि लैम्डा नहीं है, ये पूरा 0 है, तो इसके जगह 19 की जगह 0 लिखना है, तो हर एक किसी का लिखना है, एक लैम्डा क्यूब का, लैम्डा स्क्वायर का, लैम्डा का और कांस्टेंट वाला, सारा का लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट में इसको 0 यहाँ पे करके ऐड करना है, जैसे यहाँ पे 0 अपने मन से लिखना है, ये पहला के लिए 0 लिखना है। अब जैसे 1 + 0 1, इस दोनों के जगह ऐड करना है और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 1 हुआ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1, उस 1 को यहाँ लिख दिए, फिर ऐड कीजिए तो आया -7, -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया -7, उसको यहाँ लिख दिए, फिर ऐड कीजिए 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 12 भी आया, ऐड कीजिए, और फाइनल में 0 आपका आएगा ही ऐड करने पे। अब जब जब ये आपका जो कोफिशिएंट एक्स क्यूब या लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और कांस्टेंट का था, उसी तरह से ये कोफिशिएंट लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और कांस्टेंट हो जाएगा। क्या कुछ समझ में आया? उठ के जाओ। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे लैपटॉप को चार्ज में लगा दीजिए। चलिए तब तक हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे देते हैं, थोड़ा सा फिर तब। सर एक बार ये 3 और 4 कैसे है इसमें बता दीजिए।
एक सेकेंड बता रहे हैं, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, मतलब उस पे कर देते हैं। हाँ, कौन सा पूछ रहे थे बोले? सर ये ये थ्री जो फोर, ये तो बॉक्स इसके बनाया रूट था से ना। है, इसके रूट से थ्योरी ऑफ इक्वेशन से देख लिए। दो रूट ऐसा हम पिक कर लिए जिनका एडिशन आपके 7 हो जाए और प्रोडक्ट 12 हो जाए, तो यहाँ से हो जाएंगे ना 3 4। सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, चेक कीजिए, कर रहा है कि नहीं। अच्छा मतलब हम ये जो बॉक्स बना के आपने बताया है, इसकी मदद से इक्वेशन फॉर्म कर हाँ हाँ हाँ, ओके। जैसे ये वाले हो गए आपके, यहाँ पे आ गए ना, यस यहाँ तक अगर क्लियर है, जैसे हम बोले ना, ये दिस ये चारों कॉफिशिएंट है, लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और कांस्टेंट। उसी तरह से ये वाले हो जाएंगे लैम्डा स्क्वायर के, ये वाले हो जाएंगे लैम्डा के, और ये कांस्टेंट एक घट जाएगा ना, एक हम निकाल लिए यहाँ से, तो ठीक है। तो वही वाले यहाँ, अब इसको तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता ही है हम लोगों को, नहीं तो जनरल फॉर्मूला पता ही है, तो उससे तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये दो रूट आ जाएगा। क्योंकि देखो प्रैक्टिस करते करते पता चल जाता है ना कि अच्छा 3 4 तो दिख रहा है, ऐड करने पे 7, प्रोडक्ट करने पे 12, तो 3 4 रूट हो गया। ओके। ठीक है, वो प्रैक्टिस पे हो जाता है। चलिए, अगर समझ में आ गया तो थोड़ा इस क्वेश्चन को देखिए, हम तो लैपटॉप चार्ज में लगाते हैं। अच्छा, ये समझ में आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ, आई थिंक थोड़ा सा, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो रहता है ना सेक्शन, आप मान के चलिए यूनिट 1 में आपके 12 से 15 जाएंगे, ठीक है, आधे घंटे में ऑलमोस्ट बन जाएगा, ऐसा है। हाँ, मल्टीपल सेलेक्ट थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें ऑब्जर्वेशन रहता है, बट चॉइस में नहीं रहता है। आप अगर थ्योरी अच्छा से पढ़ लिए ना, जितना भी हम पढ़ाए हैं, रिवीजन अगर है, तब आपका बहुत तेजी से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है इस टाइप का, तो हम नहीं बताएं, कभी कभी आता है ना डेरिवेटिव से रिलेटेड, जेकोबियन से रिलेटेड, ये जेकोबियन बेसिकली आपका पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में फंक्शन डिफाइन आपने कर दिया, द डेरिवेटिव ऑफ एफ, डी एफ कहने का मतलब इसमें, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा, और ध्यान रखिए आपका टू डायमेंशनल से टू डायमेंशनल जा रहा था, ये जेकोबियन में पार्शियल डेरिवेटिव होगा इन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो कुल मिला के ये ऐसा पूछ रहा है। अगर हम लोग इस लैंग्वेज को ही समझना इंपॉर्टेंट है, अगर ये लैंग्वेज समझ में आ गया क्वेश्चन खत्म, लैंग्वेज नहीं समझ में आया क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर हम लोग F1 बराबर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, और F2 बराबर वाई स्क्वायर ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो ये आपका जो मैप बन जाएगा, इसका मतलब F क्या हो गया, F ऑफ एक्स वाई, बेसिकली ये आपका F1 कोमा F2 आया। दैट इज आपके पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल है F1 F2, और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है Y1 Y2, तो F1 फंक्शन है एक्स वाई का, और F2 भी फंक्शन एक्स वाई का, तो जेकोबियन F का निकालिए। दैट इज ये बेसिकली आपका डेरिवेटिव, तो आपको डेरिवेटिव कहने का मतलब डेल एफ एक्स वाई ही मांग रहा है, और कुछ नहीं। किसके रिस्पेक्ट में, उसी के रिस्पेक्ट में, जो एक्स वाई है उसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये कैसा होगा, तो ये डिटर्मिनांट होता है, हाँ ठीक है। अब ये जेकोबियन के फॉर्म में लिखना, लेकिन वो तो जेकोबियन ठीक है, समझ में आया। अब ये हो क्या रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहा है, तो डिटर्मिनांट की जगह आपका मैट्रिक्स चला जाएगा, और मैट्रिक्स में ये हो जाएंगे, पहला F1 को x के रिस्पेक्ट में, फिर F1 को y के रिस्पेक्ट में, जनरली डिटर्मिनेंट होता है, फिर F2 को x के रिस्पेक्ट में, फिर डेल F2 को y के रिस्पेक्ट में। ये जो मैट्रिक्स बने, एक्चुअली ये होता है जेकोबियन डिटर्मिनेंट है, एक्चुअली होता है जेकोबियन डिटर्मिनेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बोल रहा है, तो ये आपका मैट्रिक्स जाएगा। फिर एक इंडिपेंडेंट फंक्शन को लेना जितना भी डिपेंडेंट है, सॉरी, एक डिपेंडेंट फंक्शन को लेना जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी इंडिपेंडेंट है, आप रो वाइज लिखते जाइए, या एक इंडिपेंडेंट को पिक कीजिए, जितना भी डिपेंडेंट है उसको कॉलम वाइज लिखते जाइए, ठीक है। अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बताए होंगे या चेंज ऑफ वेरिएबल बताए होंगे, तो हम जेकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन जरूर बताए होंगे, इंटीग्रल में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रूल। तो यही चीज यहाँ पे पूछ रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ एफ,
अगर आपका R2 से R में रहता तो डेरिवेटिव पार्शियल होता है, आपको पता होगा कि डेल एफ करके हम लोग निकालते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स करके टोटल डेरिवेटिव में, उस तरीके से। तो ये चीजें आपका हो जाता है। अब क्वेश्चन को गौर से देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आ, हाँ 1 हो जाएंगे आंसर ना। अच्छा अच्छा, ठीक है 1 हो जाएंगे, गुड। तो एफ का एक्स स्क्वायर का 2x और वाई के रिस्पेक्ट में 0, और F2 को x के रिस्पेक्ट में साइन का हो जाएगा cos, क्योंकि वाई स्क्वायर तो 0 हो जाएंगे, और y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2y। हाँ बिल्कुल, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को अगर कभी भी डेरिवेटिव, ध्यान दीजिएगा एक चीज यहाँ, एक नोट करने वाली बात है, अगर आपका फंक्शन आर स्क्वायर से आर में हो, या इन शॉर्ट अगर आपका आर एन से आर में हो, देन आप जो डेरिवेटिव करते हो वो इस तरह से होता है, डेल एफ बाई डेल एक्स एक ही को, या डेल एफ बाई डेल वाई इस तरह से, यह आपका टोटल डेरिवेटिव इस तरह। ठीक है, डी एफ बाई जो भी टाइम मान लेते हैं, या पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसा होगा, या इस तरह से लिखते हैं जिसमें कि हम लोग लिखते हैं, अच्छा पार्शियल कर लिए पहले एक वेरिएबल, फिर डी एक्स, फिर पार्शियल करते हैं वाई, फिर डी वाई, फिर पार्शियल करते हैं जेड, जो पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग करते हैं। बट अगर आपका आर एन से अगर आर एम में है, तब फिर तो जाएगा जेकोबियन। और ध्यान रखिएगा उस केस में एन और एम बराबर होना चाहिए, यानी कि R2 से R2, R3 से R3, R4 से R4, तब फिर ये जेकोबियन जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से। तो हम लोग जो पार्शियल डेरिवेटिव या फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में इसकी ज्यादातर यूज करते हैं, ये वाला नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, आर एन से कहाँ जाते हैं, रियल में जाते हैं। वह हो गया, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लिख देंगे क्या, एक्स वाई जेड बराबर एक्स स्क्वायर वाई ई टू द पावर जेड, मान लेते हैं सर, थ्री साइन यहाँ पे कर दिए एक्स वाई और प्लस जेड। ये क्या है, फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल है। यहाँ थ्री वेरिएबल है, इसका मतलब आपने मैपिंग किया R3 से, लेकिन एक्चुअली में ये वैल्यू कहाँ है, ये वैल्यू तो R में है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अच्छा हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, फिर वाई के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, फिर जेड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। लेकिन अगर ऐसा रहता है तो फिर ऐसा जाएगा मैट्रिक्स के फॉर्म में या डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। ऑप्शन आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में था, इसलिए हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। बात समझ में आ रही है ना, ऑब्जर्वेशन आपको बता रहे हैं कि कैसे ये अगर एग्जाम में किस तरीके से रहता है, तो आप काम कीजिएगा। अगर R3 से R3 में है तो 3/3 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ठीक है, ये चीजें। फिर कोई दिक्कत होगा कोई बात नहीं, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अभी क्लास तो रेगुलर ही चलेगा आपका। ये क्या है, फंक्शन देखिए, ये पार्शियल डेरिवेटिव जैसा हो गया, डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई, लेट वी दे दिए, ओके आर स्क्वायर से आ गया ना, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है ये दे दिए हैं, ठीक है, बी टू एलिमेंट्स ऑफ आर स्क्वायर, ओके द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ वी। डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे दिया जाता है, तो ये तो आपका चला गया वेक्टर का क्वेश्चन। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्चुअली है वेक्टर का क्वेश्चन ऑफ एफ, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ वी एट इन द डायरेक्शन ऑफ वी के लिए सिंपल सा पहले कर देते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ वी इक्वल टू हो जाता है, ये होता है ग्रेड एफ डॉट, क्या है वी है तो वी कैप, वी कैप मतलब यूनिट वेक्टर लेना है आपको। पहले क्या करना है, एफ का ग्रेडियंट निकालना है और उसको डॉट प्रोडक्ट करना है वी के यूनिट वेक्टर से, ध्यान रखिएगा। अब जैसे कर देंगे उसके बाद जो भी आपका एक्स वाई आएगा उसमें A1 A2 पुट कर देंगे, उस पॉइंट पे निकल जाएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ कहने का मतलब ये वेक्टर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रेड एफ कहने का मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा आई कैप, प्लस डेल एफ बाई डेल वाई, ये हो जाएंगे जे कैप। जेड नहीं है, नहीं तो जेड भी रहता है डेल एफ बाई डेल जेड, और हो जाता है के कैप, मतलब तीनों डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दो ही है तो दो ही ले लेते हैं, ये ग्रेड एफ। तो अब मुझे बता दीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव आया, ठीक है आया, तो ग्रेड एफ कितना आ जाएगा। हम इसको ऐसा लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में, यानी कि इनर प्रोडक्ट जैसा होता है, लेकिन इसको वेक्टर का नोटेशन कहा जाता है। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कॉमा, यानी कि वाई आई हो गया, इन द सेंस ये बोल रहे वाई आई हो गया आपका, और प्लस आई, देखिए यूनिट वेक्टर ना, आप कैप लगाइए या इस तरह से लिखिए एरो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और वाई के रिस्पेक्ट करने करें तो एक्स हो गया एक्स जे, ठीक है ये चीजें। ओके, ग्रेड एफ हो गया,
अब क्या चाहिए इसका, v का यूनिट वेक्टर चाहिए। v बताइए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, एंड v का यूनिट वेक्टर तो हो जाएंगे आपके यहाँ पे 1,2 जो भी हो, और इसका अंडर रूट 1+2 स्क्वायर, यानी कि वेक्टर है 1i+2j, इसको मानना इस तरह से। तो कितना हो गया बोलिए, तो हो गया 5 हो गया, तो हो गया 1/√5 और 2/√5, ये आपके हो जाएंगे। दोनों का डॉट कीजिए, तो ग्रेड एफ डॉट वी कैप कितना हो गया, तो y के साथ चला जाएगा y/√5 और प्लस हो जाएंगे 2x/√5, ये चीज हो गया। लेकिन यूनिट वेक्टर के साथ करना है कि नहीं करना है, यहाँ पे ऑप्शंस में तो एक भी नहीं दे के रखा। ऑप्शन में कहाँ दे के रखा है, हटा देंगे नहीं तो। एक्चुअली होना चाहिए यूनिट वेक्टर, स्टैंडर्ड नोटेशन यही कहता है कि आप यूनिट वेक्टर लो, यूनिट वेक्टर नहीं लेंगे तो ये √5 हटा देंगे ना, तो फिर यहीं पे हो जाएगा आपका y+2x, और क्या करेंगे। समझ में आ रहा है ना, अगर यूनिट वेक्टर रहता तो हम करते, एक में भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा y+2x। अब a1 a2 रखना है, इसका मतलब a2 हो जाएगा और +2 a1 हो जाएगा, तो x की जगह a1, y की जगह a2, तो a2+2 a1 कितना हो गया, a2+2 a1 24 का हो जाएगा b, a2+2 a1 24 का क्या हो जाएगा b, क्योंकि ऑप्शन है वैसा, हम क्या करें। बात समझ में आ रहा है ना, एक्चुअली होना चाहिए था ये वाला, बट कोई नहीं, मिलता जुलता तो है ना एक। एग्जाम में ये नहीं सुना अच्छा क्वेश्चन गलत है तो छोड़ के आ जाएंगे, अरे बाप रे, नहीं, नंबर मिल जाएगा इसमें भी आपको, ऐसा तो करना ही नहीं है। एट a1, a2 के लिए कितना हो जाएगा, तो हो गया a2 y की जगह, तो a2/√5 प्लस 2 a1 आपका कितना हो गया √5, a2/√5 और 2 a1/√5, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका ये आ जाएगा, या इसको हम ऐसा भी लिख लेते हैं, 1/√5 a2+2 a1, तो मैक्स पॉसिबिलिटी जो ऑप्शन का है वो है आपका ये वाला। √5 हम यूनिट वेक्टर के लिए किए हैं, ये भी सही है, सिर्फ इस डायरेक्शन में लिया है। इन जनरल डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो जो डायरेक्शन होता है तो यूनिट डायरेक्शन होंगे, क्योंकि कोई डायरेक्शन अगर हम लोग विदाउट यूनिट वेक्टर का लेंगे तो वो आपका जो डायरेक्शन है वो कैसे मेजरमेंट हो पाएगा, तो डिपेंड कर जाएगा आपका जो यहाँ पे है आपका यूनिट, है ना, चेंज हो जाएगा डायरेक्शन, यूनिवर्सल नहीं होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन में जो है उसके हिसाब से करते हैं, समझ में आया ना, वेक्टर का क्वेश्चन है, बट ठीक है ओके। 25 बोलिए। सीरीज का क्वेश्चन है। अच्छा सीरीज तो हम पढ़ा चुके हैं, सम ऑफ द सीरीज भी पढ़ा चुके हैं, क्या ये हो पाएगा, मुझे तो लगता है कर सकते हैं, सम ही तो करना है। 1/n⁴ नीचे लिखना ज्यादा अच्छा रहे। अरे ये इसको इसका पहले फॉर्मूला में सेट करेंगे तो हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n⁴ सीरीज j इक्वल टू 0 से लेकर 2n-1 और j क्यूब, तो हो जाएंगे आपका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n⁴, इसको सम कर दीजिए पूरा वैल्यू, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ये चलते जाएगा आपका कहाँ तक, प्लस 2n-1 का क्यूब, तो बोलिए तो कितना होगा, 2n-1 के बाद 2n होता है, 2n तक ये जा रहा है, तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब तक अगर जाता है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का क्यूब, तो कितना होता है n+1/2 पर पावर स्क्वायर हो जाता है, यही ना होता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ बताइए यहाँ कितना होगा, बताइए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे, सोचिए। 1 मिनट कम से कम आप लोग भी सोचिए, इतना जैसे हम कर रहे थे ना।
इससे कर पाइएगा कि नहीं? अगर ये वाला नहीं करना है तो फिर हम इसे इंटीग्रेशन में लेके जाएंगे, लिमिट ऑफ ए सम में लेके जाएंगे, और मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर आप इसको जैसे कि 1 क्यूब 2 क्यूब हम बोले ना, n क्यूब के लिए या n-1 का क्यूब के लिए, सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब के लिए ही कर देते हैं, तो 1 + n + n + 1/2 पर पावर स्क्वायर, तो 2n-1 तक गया है। मनीष 4 बोल रहे हो? अगर यहाँ से कर लेते हो तो ठीक है। अब इसमें इसमें क्या होगा ना, जैसे n+1 फिर 2n+1 स्क्वायर वाले के लिए होता है 22 होगा, तो 3 यहाँ से कटेगा, यहाँ 4 है, उसको कैंसिल से करके फिर लिमिट लगाएंगे, वो एक जीरो हो जाएगा, फिर कुछ रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर इससे होता है तो ठीक है, नहीं तो इससे मेरे मेरे पास क्या है, इससे छोटा आसान है, लिमिट ऑफ ए सम इंटीग्रल। उसमें क्या करेंगे ना, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक तो एन रख देंगे और नीचे 3 n³ को अंदर लेके जाएंगे, तो j/n का कर देंगे क्यूब, और j = 0 से लेकर 2n-1। इसका हम जनरल फॉर्म भी लिखाए हुए हैं, 2n-1। जब हम लिमिट ऑफ ए सम पर आ रहे थे, या आपका सीरीज में जो सम ऑफ द सीरीज पर आ रहे थे, लेक्चर नंबर 47 में होगा आपका, 46 47 में आई थिंक, रियल एनालिसिस में, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना उसको पूरा जनरल किए थे। an+b करके, cn+d करके, ये समेशन a से लेकर c जाता है। आपका जो r/n होता है वो x में टेंड करता है, 1/n आपका dx टेंड करेगा, ये हो जाएगा x में, अब यहाँ पे रन करेगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। नीचे j का वैल्यू 0 तो हो जाएगा 0, j का वैल्यू हो जाएगा 2n-1, तो रखिए 2n-1/n कितना हो गया, तो ये हो जाएंगे आपके 2-1/n, 10 कर जाएगा 2, तो हो गया 0 से लेकर 2, और आई j/n हो गया ये x, तो हो गया x³। ठीक है, ये हो गया x³, ओके, और 1/n, और इधर हो गया dx, ठीक है, ये dx, तो x³ x4/4, तो कितना हो गया, 0 से 2 2 4 8 16, 16 - 0 16/4, आंसर हो जाएंगे 4। 4 ऑप्शन में है अभी। ठीक है, 2 नहीं 4 हो जाएगा, मनीष संकित तुम्हारा सही है, 4 आंसर हो जाएंगे। 2 तो नहीं, 2 4 से नहीं, 2 तो नहीं होंगे, 4 आंसर हो जाएगा, लिमिट ऑफ ए सम से 4 आ चुका है। अगर आप इसको तोड़ के ब्रेक करके उसको करेंगे डिवाइड करके ना, तो उससे भी 4 ही आएगा। हम किए नहीं है, बट आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है, वो आप उस तरह से आप सोच के बना के देखिएगा। पहले फाइनाइट के लिए करेंगे, ऐड करेंगे, फिर जो होता ना सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का क्यूब, उसी तरह से सम ऑफ फर्स्ट 2n-1 नेचुरल नंबर का क्यूब का जो, अगर आपको फॉर्मूला पता है, फिर n4 से डिवाइड कीजिए, फिर वहां पे लिमिट लगा के कैंसिल करके लाइए, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। 26 26 फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, इसको हम आपको एज ए एक्सरसाइज देते हैं, हम लोग 27 पे चलेंगे। इसको ना, इसको रखिए एज एक्सरसाइज, सोच के मुझे कल बताइएगा, मुझे कल बताइए, कल हम लोग आगे भी करेंगे। ठीक है, ये रहा आपका एक्सरसाइज, आंसर भी क्या है नहीं है देख लेंगे, जो भी हो। तो ये चीज़ है। अच्छा, जो भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ना, इस पीडीएफ के नीचे में आंसर भी है, लेकिन आंसर पे हम भरोसा नहीं करते हैं। इस पीडीएफ के नीचे आंसर भी है, बुकलेट ए है ना ये, तो ये बुकलेट ए में है। तो हम लोग बनाए थे 20 21 22, 20 का 1, 20 का 1 थोड़ी होगा, 20 का 2 होगा, 22 का 2, 22 का 2 मतलब 20 का 1 थोड़ी हुआ था, 21 का 1 थोड़ी हुआ था, 21 का 2 हो गया था, 22 का 2, 22 का तो 1 होगा, बक ये गलत है। 23 का कितना है, 23 का है 3, 23 का 3, 23 का 3, गलत है, वो पूरा ही गलत है इसका मतलब। 24 का है 1, 24 का 1, अच्छा 25 क्या दे रहे हैं वो भी देख लेते हैं, 25 है 1, गलत है, इसको अब भरोसा नहीं करेंगे। 25 है वो, 25 का तो 1 चलो आया, लेकिन वो भरोसा नहीं करने वाला है। ये आपके है 26। एक मिनट, ये जो आंसर की है जून 2016 लिख रहा है, लेकिन क्वेश्चंस तो आपके गड़बड़ है ना। क्वेश्चन ये वाले लिख के और फिर क्वेश्चन तो ये वाले हैं, दिसंबर 2016 का है, तो दिसंबर वाला आंसर की होगा ना, दिसंबर वाला आंसर की से देखना पड़ेगा इसको। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, 26 को छोड़ देते हैं, 27 करते हैं। सॉरी,
बताइएगा जरूर, ठीक है। उसका आंसर ट्राई कीजिएगा, थ्योरी पढ़ा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे देखिए बेसिस से रिलेटेड आ गया, राइट। तो बेसिस से रिलेटेड आ गया, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R4 इज आल्सो बेसिस ऑफ R4। बहुत सारे तरीके हम बेसिस से रिलेटेड बताए हुए हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप किससे सॉल्व कीजिएगा वो देख लीजिए। आप देख लीजिए एलाई और स्पैन करता है कि नहीं R4 को। लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड क्या है, चार वेक्टर है R4 के लिए, अगर ये चारों एलाई है तो बेसिस हो जाएगा। चार वेक्टर है, अगर स्पैन करता है तो बेसिस हो जाएगा। सबसे आसान है, इन चारों को रो वाइज लिख दीजिए और रैंक देख लीजिए, या कॉलम वाइज लिख दीजिए और रैंक देख लीजिए। R4 के लिए अगर रैंक 4 है तो बेसिस है, 4 से कम है तो बेसिस नहीं है। सबसे आसान रहेगा, क्यों, ये काम करता है ओनली टपल के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर टपल है तो आसानी से वो काम कर जाएगा, या पॉलिनोमियल है तो उसका कॉफिशिएंट लेके हम लोग काम कर सकते हैं, कॉलम वाइज लिख के भी। क्लियर है, तो सबका लिखिए फॉर B1 के लिए रैंक निकाल लीजिए। ऐसे भी लिखिए। अब जैसे पहला है आपका, हम ऐसा लिख रहे हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज आपकी मर्जी, जो आप लिखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा लिखना चाहेंगे। ये तो आपका इक्लॉन फॉर्म हो गया, तो इसका रैंक कितना हो गया। रैंक आपको मान लेते हैं ये ए बराबर, लेट, तो रैंक ऑफ ए बराबर 4 है। इसका मतलब ये आंख बंद करके बेसिस हो गया, ठीक है। बेसिस हो जाएंगे, रैंक तो 4 है इक्लॉन फॉर्म में। व्हाट अबाउट सेकेंड, अजय सेकेंड भी तो वैसा ही है, बस यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, 2 3, और यहाँ पे हो जाएंगे 2 3 4। क्या फर्क पड़ता है, डिटर्मिनेंट 4 है, नन जीरो है, ये भी हो जाएगा बेसिस, सेम ही है ना जी, बिल्कुल सेम है। डिटर्मिनेंट 4 है, नन जीरो है, ये भी हो जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं फॉर B2 के लिए, लेट A1 कर देते हैं या A2 कर देते हैं, ठीक है। 1 0 0 0, 1 2 0 0, 1 2 3 0 एंड 1 2 3 4, ठीक है। ये चीज है, तो रैंक ऑफ भी आपके A2 जो है 4 हो जाते हैं। 4 कहने का मतलब डायमेंशन के बराबर है R4 का, हो गया। अब इसकी बारी करते हैं, अब इसकी बारी करते हैं। नहीं होगा जिंदगी में भी, ये दोनों तो एल आई है, लेकिन दो पोजीशन में अगर दो एल आई आ गया तो तीसरा कभी नहीं होगा। इसका मतलब एक दो तीन, ये तीनों जो है ना किसी सेट में रहेगा तो वो एल डी है। या तो अब इसको हटा दीजिए, या इसको हटा दीजिए, या इसको हटा दीजिए, ये अलग पोजीशन में है, थर्ड फोर में। लेकिन ये 1 2 में दो ही एल आई हो सकता है मैक्सिमम, तीन थोड़ी हो पाएगा। ये आंख बंद करके नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, इसका रैंक जो है 4 कभी जिंदगी में नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको देखना है फॉर B3 के लिए, लेट मान लेते हैं कि A3 बराबर, रैंक कभी भी नहीं होगा, लाइक एज कि 1 2 0 0 कर दिए, उसके बाद 0 0 1 1 कर देते हैं। अब रो वाइज कॉलम वाइज जैसा लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 1 0 0 कर देते हैं, फिर -5 5 करते हैं, 0 0 करते हैं। इतना कंफर्म है इसका रैंक। इसका जो रैंक होगा ना, ये आपका 4 से तो कम होगा, लेस देन 4 होगा। 3 एक हटा देते हैं, 1 2 2 1 एल आई 100% 3 हो जाएगा, 100% 3 होगा, ठीक है। ये दोनों एल आई है। अब इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये लिख देंगे, क्योंकि सेकंड थर्ड पोजीशन 0 0, सेकंड थर्ड 4 0, थर्ड 4 0, थर्ड 4 0, तो फर्स्ट सेकंड में दो से ज्यादा एल आई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये चीज है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कि B3 इज नॉट अ बेसिस, इज नॉट अ बेसिस। देखिए ऑब्जर्वेशन है, थ्योरेटिकली हम मुझे करना नहीं, हम पढ़ा चुके हैं। ये सारा चीजें कैसे होता नहीं होता बहुत अच्छे से किए हैं। तो B1 एंड B2 बट नॉट B3, तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा आपका, फर्स्ट। B1 एंड B2 बट नॉट B3, ठीक है। क्लियर है ना, ओनली B1 2 बट नॉट B3, ये क्वेश्चन क्लास में कराए हैं। अच्छा क्लास में कराए हैं मनीष, ठीक है, भूल गए क्या कराए क्या नहीं कराए, याद नहीं ना है। ठीक है, हम अभी तुम्हारा देख रहे हैं। दोनों ही, मनीष यादव मनीष कुमार, ओके। तो फिर तो का इतना टाइम लगा दिया हम फालतू में। देखो याद नहीं रहता है तो ये भी क्लास में कराए हैं, ये भी क्लास में कराए हैं। आंसर याद नहीं ना है, बताओ तो इसका आंसर क्या है। ये तो याद आ रहा है, अब कौन से क्लास में कराए हैं लेकिन कंफर्म है। या तो हम क्लास में ही कराए हैं, या तो फिर कुछ दिन पहले जो रिवीजन करा रहे थे हम वहां पे कराए हैं। ये करा चुके हैं, क्वेश्चन को देख के लग रहा है इसका शकल, ठीक है। इसको भी करा चुके हैं। फिर भी देखो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज ही तो लगाना है।
माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स, ओके, वाई जेड नहीं है, बी और सी है, बी और सी। तो D1 जो होगा कैसे करेंगे इसको बोलिए। ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो डिटर्मिनेंट में ना माइनस एक से तो मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करें, किससे करें, अच्छा डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट ले लिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में एक माइनस में लगा देते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड में, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, ओके, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट निकालना नहीं चाहते, हम यहीं से करना चाहते हैं, चार में है और नहीं है, रो और कॉलम इंटरचेंज कर दें, नहीं ना, माइनस एक्स है वाई जेड में नहीं है, तो माइनस वाले में लगा देते हैं, ए बी सी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड और पी क्यू आर, ठीक है ऐसा। अब इसको क्या कर देते हैं, कॉलम और रो इंटरचेंज कर देते हैं। डिटर्मिनेंट जो ए का और ए ट्रांसपोज का है सेम होता है, डिटर्मिनेंट ए और ए ट्रांसपोज का सेम होता है, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस यहाँ से चला गया, ए बी सी ऐसा कर देते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और हो जाता है पी क्यू आर, डिटर्मिनेंट तो सेम ही होता है, काम करेगा। एक्स वाई जेड और ए बी सी में इंटरचेंज करेंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और फिर हो गया ए बी सी, इंटरचेंज कर दिए, माइनस, काम तो नहीं करेगा, पी क्यू आर माइनस नहीं आया, कुछ और करना पड़ेगा, फिर एक माइनस अगर लगा देते, इस माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो एक्स वाई माइनस जेड हो गया जाएगा जी, इन दोनों में फिर माइनस हो जाएगा। ये काम नहीं किया। R2 में क्या करना है, -1 ऑफ R2, ओके, ट्रांसपोज लेके, ठीक है, अगर दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल हो जाएगा, करा चुके हैं, ठीक है, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग इसको कर सकते हैं, कोई सा भी एक ले लीजिए, काम हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, मैट्रिसेस से यूं ही कर देंगे। हाँ, C1 में -1 ऑफ C1 कर देते हैं, ये है आपका C1, -1 ऑफ C1 इससे किया, ओके, हम यहाँ पे देखे थे कि पता नहीं इन तीनों से ये एक यहाँ है, और YZ में माइनस कॉमन लेंगे, ये सोचिए, माइनस ए माइनस एक्स माइनस पी, ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो इन तीनों में चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ऑप्शन 3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग बताइएगा, कोई ऑप्शन 1 बोल रहे हैं, कोई ऑप्शन 3 बोल रहे हैं। R1 में करना, R2 में करना है -R2, कभी कभी क्या होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन तुरंत हिट कर जाएगा, और कभी कभी क्या होगा ना, वो टाइम ले लेता है, ऐसा होता है, ठीक है, तो इसको देख के मुझे बताइएगा, जो भी होगा। मुझे तो लग रहा है कि 3 आंसर होगा इसका, बराबर तो नहीं होंगे, देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, छोड़ देते हैं अभी, कैलकुलेशन में क्या टाइम वेस्ट करेंगे। आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट का 6 प्रॉपर्टीज है ना, किसी भी कॉलम रो को इंटरचेंज करते हैं तो उससे हो जाएगा, मुझे भी ये लग रहा है कि इसी में माइनस से करते हैं, और इसमें माइनस से करने के बाद हो जाएगा आपका, इंटरचेंज कर देंगे, कौन सा बोलो, D2 पे ऑपरेशंस लगाने पे इजीली हो जा रहा है, पहले D2 का ट्रांसपोज ले लेंगे, देन C1 में अच्छा D2 में ऑपरेशन करके D1, यस सर, अच्छा अच्छा, तो क्या कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ये बताओ ना, ऑप्शन 3 आ रहा है ना, ठीक है, हम इस पे छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, D1 में भी हम अप्लाई, मुझे जहां तक याद आ रहा है, क्लास क्लास में कराए हैं, तो वो D1 से भी किए हैं, अच्छा D2 में थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसको ना यहाँ से हटा ही देते हैं, ठीक है, यस इसको हटा देते हैं, आप लोग D2 से कर लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि हम ये किए हुए हैं, फटाफट किए हैं, अभी जितना टाइम लगा ना इसके बहुत आधा में 1 मिनट में किए हैं। अब होता है कभी कभी हिट नहीं करता है, जैसे हम आप लोग का ही चैट देख रहे हैं, तो R2 से बोल रहे हैं कि R2 से R1 में, R2 में पहले -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर R1 R2 इंटरचेंज कर देंगे, उस तरह से बोल रहे हैं, ऑप्शन 3 आ जाएगा, है ना, ठीक है, तो ये चीजें हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, इन D2 में करना है,
चलिए आप लोग D2 बोले तो D2 में क्या करना है, सबसे पहले करना है R2 में क्या करना है। सबसे पहले ट्रांसपोज देन C1 में माइनस। अच्छा तो D2 का ट्रांसपोज, D2 का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब डिटरमिनेंट में ही है, ठीक है। उसको यस सर। पहले ये करना है, उसके बाद क्या करना है, बोलो। C1 में माइनस C1, फिर C1 में माइनस ऑफ C1, उसके बाद क्या करना है, R2 में माइनस ऑफ R2। फिर करना है R2 में माइनस ऑफ R2। अभी तक डिटरमिनेंट सेम रहता, बट यहाँ पे R1 और R2 को आप इंटरचेंज करेंगे तो वो दोनों सेम मैट्रिक्स होंगे। हाँ 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 वो हो जाएगा, बस एक यहाँ इतना हम लिख दिए ताकि जो भी अभी देखेगा तो वो इतना करेगा, फिर वहां से अपने आप आइडिया लग जाएगा ना देख के, इसको देख के लग जाएगा, ठीक है। ये चीजें अब D1 से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। माइनस अगर यहाँ लगाते हैं और उसके बाद इंटरचेंज करते हैं तो इधर पूरा माइनस में जाएगा, फिर खींच लेंगे अगर, तो यहाँ से उसके बाद इंटरचेंज करके हटा देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है, और 4 नेगेटिव है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है, लेकिन जब यहाँ माइनस करते हैं तो 3 हटता है, यही थोड़ा सा मुझे लग रहा था, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था कि कहीं गलत तो नहीं है। तो अगर आप देखो, अगर अभी भी यहाँ भी D2 में पहले R1 से माइनस कॉमन ले रहे हैं हम्म। तो A पे माइनस आ जाएगा, हाँ 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 और वो फिर हम C2 से कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिक सारे पॉजिटिव हो हाँ जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा, तो इस बार टफ ऑटोमेटिक। क्वेश्चन नहीं है। हो जाएगा, लेकिन आएगा आपका थर्ड ही आएगा, ठीक है। आएगा तो थर्ड हम बनाए भी है, इवन कुछ दिन पहले वाले में भी बनाए थे, बट वो नहीं आ रहा है। आएगा तो थर्ड। खैर ये बहुत टफ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल कुछ कुछ क्वेश्चन है। बाकी फिर आगे भी आएगा, जैसे 29 को देख लेते हैं थोड़ा सा। एक दे दिया ना कॉन्सेप्चुअल में, ये वाला अच्छा क्वेश्चन दिया, ट्राई कीजिएगा, फंक्शन वाला जो दिए हैं, जैसे इसको भी कर सकते थे, कहाँ गया ये वाले क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ गया ये वाले। इसको आप चाहो तो डेरिवेटिव करके कर सकते हो कि -5 से 5 के बीच में एफ डैश होगा तो इंटीग्रल कीजिए, तो -5x से लेकर 5x, एक वैल्यू आपको दे दिया है, उस वैल्यू के हेल्प से आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालिए, दोनों को अलग अलग करके फिर f1 का रेंज बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छा क्वेश्चन है, ये चीजें हैं। कोई नहीं, सोचिएगा, बाकी तो हम कर देंगे। अब ये बता दीजिए थोड़ा सा, क्या कहता है, एक मैट्रिक्स है, थीटा का वैल्यू दिया, देन ए 2015 पूछ रहा, क्या होना चाहिए। तो ठीक है, ये पहले देखिए ना, ये मैट्रिक्स है क्या, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है तो जो एंगल के साथ है ना पावर एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ऑर्थोगोनल है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, ये हो गया 1, प्रोडक्ट करके ऐड कीजिए, प्रोडक्ट करके ऐड करने पे 0, प्रोडक्ट करके ऐड करने पे 0, ये तो ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ऐड करने पर प्रोडक्ट कीजिए, माइनस हो गया और प्लस हो गया, ऑर्थोगोनल है, ये इज ऑर्थोगोनल, दिख रहा है, ये इज ऑर्थोगोनल। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, सो क्या हो जाएगा, एंगल के साथ जो पावर है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए पर पावर 2015 कहने का मतलब हो गया कॉस 2015 थीटा, वही हो जाएगा साइन 2015 थीटा माइनस ऑफ साइन 2015 थीटा, और हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस 2015 थीटा। ये जनरल ऑर्थोगोनल है, खैर ऑर्थोगोनल और भी बहुत सारा होता है, 2/2 3/3 का जनरल में, ठीक है। हम क्या किए, एक्चुअली में ए पर पावर में यहाँ पे 2015 होता है, तो वो पावर जो है ना एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है अगर आपका मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए, 31 है, 31 प्राइम है, तो सिंपल सी बात है, 31 करेंगे कैंसिल होगा, cos 2 पाई हो जाएगा 1001, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 62 से करेंगे, सेम वैल्यू देगा। 2015 को 31 से डिवाइड कीजिए, लास्ट में कितना बचता है, रिमाइंडर बताइए, सेम उसी को यहाँ पे लिख देंगे, है ना, ठीक है। या आप इतना तो कर सकते हैं ना, 2 पाई करके लिखिए यहाँ पे, तो 2014 हो गया और प्लस थीटा, तो 2014 इवन हो गया, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे कितना हो गया, बोलिए, सिंपल सा, कॉस कितना आ जाएगा,
या इसी को मल्टीप्लाई करके बोलिए ना। 31, दो तरीका है अलग अलग करके, दो क्या है, 31 को डिवाइड कीजिए 2015 के साथ, रिमाइंडर कितना बचता है वो बताइए। हाँ, कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है 2015 तक। अच्छा, कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है तो फिर तो 2 पाई बच जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे, हो रहा है ना, देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सा 2 पाई, ये 2 पाई, क्योंकि ये तो कंप्लीट चला गया, थीटा का वैल्यू 2 पाई बाई 31 करेंगे, और ये जो चला गया वो मल्टीपल में चला गया। ठीक है, वो ऑड हो या इवन हो, तो वो मल्टीपल में चला गया ना, जैसे कि होता है ना एन पाई में चला जाता है, 2n पाई, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, पूरा कट जाता है तो 1 हो, आता कितना है यहाँ पे ये डिवाइजर में, 65 इंटू 31, तो 65 हो गया ना, तो 65 और 2 पाई हो गया, तो 2 को तो इधर कर सकते हैं, इवन बना देंगे और पाई हो जाएगा, तो जो भी आपका वो रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो रुकिए 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 रुकिए, कितना आ रहा है एक बार बोलिएगा, 65 है ना, तो 65 इंटू 2 पाई कितना हो गया बोलिए, 130 पाई, 130 पाई कितना हो जाएगा ये, इवन ही तो है। हाँ, तो वापस तो cos 2 पाई cos 0 है, तो हम 130 क्यों ना लिख दें, कंफ्यूजन और नहीं होगा, 130 लिख देते हैं, माइनस ऑफ साइन 130 पाई, क्या ही दिक्कत है, इवन है वो हम खुद आइडेंटिटी लिख देंगे, cos 130 पाई, हो गया, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और क्या, इवन है ना, तो इवन है तो हो गया 1001, काम खत्म, ये तो खत्म ही है ना, ये तो 100% जीरो होगा, अगर पूरी तरह से कट जाता है, पूरी तरह से नहीं कटता तो फिर सोचते क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, चांसेस होता, तो ये तो गया, ये जीरो हो गए, अब ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी में आपका आ गया I2, दैट इज आपके कौन सा ऑप्शन हो गया। अगर ऑर्थोगोनल नहीं होता तो ये काम नहीं कर पाते, ठीक है ना, पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ऑर्थोगोनल के लिए। ठीक 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 ठीक, देख लीजिएगा, कुछ कुछ तो बनाए भी हैं, ये भी मैं क्वेश्चन बना चुके हैं क्लास में ही, ये बना चुके हैं 30 नंबर, इसका बता सकते हैं आंसर। मल्टीपल सेलेक्ट तब तक देखिएगा जरूर, उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो क्वेश्चंस है ही शानदार, 4.75 मार्क्स के हैं, हर एक ऑप्शन में ऑब्जर्वेशन रहता है, लेकिन अगर थ्योरी क्लियर है तो बहुत जल्दी होगा, नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैथमेटिक्स का थ्योरी बहुत टफ नहीं होता, बिना यूनिट 1 के जीआरएफ निकालना भी थोड़ा मुश्किल है ना, सिर्फ स्टैट्स के भरोसे से, इसलिए हम थोड़ा इजी इजी पढ़ाए हुए हैं, जब इस पढ़ा रहे थे ना प्रयास बैच पे, तो सबका मैथ्स स्टार्ट ही बैकग्राउंड है, तो वो दिक्कत होता है डायरेक्ट अगर हम जंप करते हैं तो। चलिए, ये तो n/n तो b आपके हो गए 3n/3n, लेकिन कहता है ऑल इंट्रीज 1, ऑल इंट्रीज 1, तो सिंपल सी बात है n/n, ये कोई भी मैट्रिक्स हो, ये कहता है 1 हो जाएगा n/n, या यूं कहें कि हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि aij n/n सच दैट कि आपके aij 1 हो जाएंगे फॉर ऑल i एंड j के लिए, तो इसका मतलब कितना हो गया, सिंपल सी बात है कि जे आपका 1 1 डॉट डॉट 1 1 1 डॉट डॉट 1 1 डॉट इधर से भी 1, तो ये n/n, तो रैंक ऑफ जे कितना हो गया, रैंक ऑफ जे 1, क्योंकि इक्लॉन फॉर्म से नीचे का सारा जीरो, तो रैंक ऑफ जे 1, ये इस तरह से कर सकते हो 1 1 डॉट डॉट 1, रेस्ट ऑफ द 0 0 0, और फिर ये आ जाएगा 0 0, ये आ जाएगा 0, तो रैंक हो गया जे का 1, सो रैंक ऑफ बी इक्वल टू, ठीक है, ये n/1 का रैंक 1 रैंक 1 रैंक 1, क्योंकि तीनों अलग अलग पोजीशन में है, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ रैंक ऑफ जे 3, इसका 3 से ज्यादा होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा, 3 से ज्यादा कभी नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, रैंक 3 हो जाएगा इसका, इसका 1 इसका 1 इसका 1, हाँ एक ही जगह रहता ना
तो फिर तो कुल मिला के 1 हो जाता। अगर जे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और ये सब 0 हो जाता तो बी का भी रैंक हो जाता 1। अगर जे यहाँ, यहाँ और यहाँ होता तो बी का रैंक 2 भी हो सकता था। बी का रैंक तो ये दोनों जिंदगी में नहीं होगा, 2n और 3n-1, क्योंकि जे का ही रैंक 1 है और यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, क्योंकि आपका ये वाला चेंज हो गया ना रो और कॉलम। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इससे ज्यादा और होगा ही नहीं, तो 3 रैंक हो जाएगा। ये कराया हुआ क्वेश्चन है, कराया हुआ, कहीं टफ भी थोड़ी है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज देंगे, आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए और बोलिए, which of the following set of functions from R to R is a vector space। अच्छा, वेक्टर स्पेस बोल रहा है, ठीक है, फंक्शन टू फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला S1 कहता है कि कलेक्शन लेंगे वैसे मैपिंग का जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है एक्सटेंडिंग टू 3f(x) क्या, सॉरी एग्जिस्ट नहीं, ये 0 है। तो मान लेते हैं ना, लेट f एंड g बिलोंग्स टू S1। अगर S1 का है तो लिमिट जो है, लिमिट आपको एक्सटेंडिंग टू 3f(x) इक्वल टू जो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3gx, दोनों का दोनों ही 0 हो जाएगा। ठीक है, लेट ले लेते हैं, कोई स्केलर ले लेते हैं आपका फील्ड से। देन व्हाट अबाउट लिमिट, तो लिमिट जो हो जाएंगे एक्सटेंडिंग टू 3af प्लस जी एक्स, अगर हम लोग करेंगे तो a हो जाएंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, ये हो जाएगा f(x) प्लस हो जाएंगे आपके लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, ये हो जाएंगे gx, चूंकि a इंटू 0 प्लस 0 इसका मतलब 0। अगर ये 0 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, सिंपल af प्लस जी आपके S1 में हो गए, दैट मीन्स S1 इज ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। तो आपका पहला तो वेक्टर स्पेस है। व्हाट अबाउट सेकेंड, व्हाट अबाउट सेकेंड, तो सेकेंड नहीं होगा, क्यों, इसका लिमिट 1 है। तो अब यहाँ देखिए, ये हो जाएंगे 1, ये हो जाएंगे 1, तो हो जाएंगे a इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएंगे a प्लस 1। और a प्लस 1 कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा अगर a 0 नहीं हो, इसका मतलब 1 के बराबर कभी नहीं होगा। तो आपका a प्लस जी जो है ना, ये S2 में बिलोंग कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि S2 में जाने के लिए उसका लिमिट क्या होना चाहिए, 1। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन दैट इज एक्सटर्नल कंपोजिशन जो है, या आपका इंटरनल कंपोजिशन, दोनों ही इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। इंटरनल के लिए भी नहीं करेगा। एक f और g लेंगे, दोनों का लिमिट, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, यहाँ कर देंगे 1। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये तो आपका नहीं जाएगा। अब आता है एग्जिस्ट वाला, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, समझिए इसको एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, चूंकि दोनों फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो दोनों बाय अलजेब्रा, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट है ना, लिमिट के अलजेब्रिक प्रॉपर्टी से f प्लस जी का भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा और a प्लस जी का भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। दैट इज इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन af दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो वो एग्जिस्ट सिर्फ करेगा, अब जिसमें कुछ भी वैल्यू हो सकता है तो वो चला जाएगा। हम सिर्फ एक दिखाए हैं, दो आपको समझना है। तो S1 और S3 है आपके हो जाएंगे, S2 नहीं होगा। तो फंक्शन जो है वेक्टर स्पेस S1 और S3 बट नॉट S2, आपके ऑप्शन हो जाएंगे 3। ठीक है, अब आपको समझना है, देखिएगा इसको हम शॉर्टकट में किए, और क्या, इसको शॉर्टकट में किए, बाकी आपको समझना है। S2 के लिए मान लेते हैं इसी में S2 बना देते हैं, अगर इसी में अगर हम S2 कर देते हैं तो ये हो गया लिमिट आपका 1। तो लेट एफ एन जी बिलोंग्स टू S2, दोनों का लिमिट कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से लिखते हैं नाउ लिमिट जो हो जाएंगे x टेंडिंग टू 3f प्लस जी एक्स, एक साथ करते हैं तो ये हो जाता है लिमिट x टेंडिंग टू 3f(x) प्लस हो जाएंगे आपके लिमिट x टेंडिंग टू 3gx, दोनों का लिमिट हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, जो कि 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब f प्लस जी जो है आपका S2 में नहीं है, दैट मीन्स हो गया S2 इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, इसी तरीके से इस एग्जिस्ट वाले को सोचना है,
ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, तो दोनों को नाव करके जब करेंगे यहाँ पे, तो एग्जिस्ट करता है मतलब दोनों का एग्जिस्ट करेगा तो कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा, फाइनाइट को सम करेंगे तो फाइनाइट, फाइनाइट मतलब ये भी एग्जिस्ट करता है। हो गया, तो हो गया इसका क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ? तो ये चीज है। एक क्वेश्चन और है शायद, उसके बाद यूनिट आपका 2 स्टार्ट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपका कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। ठीक है, यूनिट 2। तो ये चीजें हैं, ये आप बनाइए, छोड़ देते हैं आज। कल हम 2 क्वेश्चन को इसको देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 2017 वाले देखेंगे, क्योंकि ये आपके दिसंबर 2016 है, जून नहीं है। एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है ना जून वाले से, दिसंबर का ही होगा ये क्वेश्चन। दिसंबर वाले से हम चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, ये आपके लिए एज ए एक्सरसाइज ही हम छोड़ देते हैं। 2 क्वेश्चन रहा, आप इसको ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। एम बाई एन मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अच्छा एक में ये भी क्लास में कराया हुआ है, ये क्लास में कराया हुआ है। इवन कुछ दिन पहले लेक्चर नंबर 20 है, इससे पहले वाले लेक्चर्स लेक्चर नंबर 15 से पहले ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तब ना हम टॉपिक वाइज कर रहे थे, पूरा कंप्लीट कराए हैं लगभग, जितना भी मैक्सिमम क्वेश्चन कराए हैं। फिर हम ईयरली अभी चल रहे हैं। ठीक है, उसमें रियल एनालिसिस नहीं किया था, अभी रियल को भी थोड़ा थोड़ा लेते हुए चल रहे हैं। तो ये करा चुके हैं, फिर भी अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप अलग अलग एम और एन को पुट करके कंसीडर कर करके ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं या कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। कंक्लूड बोल रहा है ना, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आएगा, और क्या। तो ये एज एक्सरसाइज, बाकी हम लोग कल फिर देखेंगे। ठीक है, पहले मल्टीपल चॉइस फटाफट देख लेते हैं, फिर मल्टीपल सेलेक्ट चलेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर।